and we. फिलहाल आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ जो प्रस्ताव का समर्थन है वो करते हुए शायद नजर आएंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और अब से कुछ देर बाद जो पूरी प्रक्रिया है ये शुरू होगी। हालांकि इससे पहले लगातार कोशिश की गई, जो हम आपको लगातार सुनवा भी रहे थे, कि आम सहमति जो है वो बन पाए, लेकिन अगर वो सहमति नहीं बन पाती तो अब जो तस्वीर है वो आगे यहाँ नजर आएगी। फिलहाल सदन की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब से कुछ देर बाद जो सदन की कार्रवाई है बस ये शुरू होने वाली है। और उसमें सबसे पहले, क्योंकि माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Honorable members, the Secretary General will now call the names of the members who have not taken oath or affirmation. Jammu and Kashmir, Shri Abdul Rashid Sheikh. Kerala, Shri Shashi Tharoor. Punjab, Shri Amritpal Singh. West Bengal, Shri S.K. Nurul Islam. Next. Shri Adhikari Deepak Dev. নমস্কার, আমি দীপক অধিকারী দেব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে 3 বারের জন্য জিতানোর জন্য। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। ধন্যবাদ। Shri Shatrughan Prasad Sinha. Honorable members, I have received 16 notices of motions for election of Speaker. All the notices are in order. Now we will take up the motions for the election of Speaker of the Lok Sabha. I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के
अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Shri Rajnath Singh to second the motion. महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। Dr. Rajkumar Sangwan to second the motion. चल रहा है। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। Shri Jitan Ram Majhi. अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। Shri Shivraj Singh Chauhan to second. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। Shri Amit Shah. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Shri Nitin Jairam Gadkari to second the motion. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तराय। I support the motion moved by Pratap Rao Jadhav. श्री चिराग पासवान। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासुमतारी to second the motion. I rise to second the move by Sri Chirag Paswan that Sri Om Birla, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Thanks. Sri H.D. Kumaraswamy. I propose Sri Om Birla ji for the Speaker elections. Sri Balashwari Vallabhaneni ji as a Speaker of this House. Sri Kinjarapu Ram Mohan Naidu. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, ये प्रस्ताव मैं रखता हूं। श्री लघु कृष्णा देवरायलु। Dr. Indra Hang Suba to move the motion. I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen
as the Speaker of this House. Shri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. Speaker, sir, I second the motion. Srimati Anupriya Patel. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री किशन पाल। श्री कृष्ण पाल। महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री अरविंद गणपत सावंत to move the motion. Item number 12. Mic is not working. Sir, Honorable Chairman, sir, that Shri Kodikunil Suresh, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House, sir. Thank you. Shri N.K. Premchandran to second the motion. I second the motion moved by my learned friend Shri Anand Sawan. To nominate Shri K. Suresh as the Speaker. Anand Bhadauria to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए। Shri Tariq Anwar to second the motion. हाँ, महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमती सुप्रिया सुले। Wait. Sir, I would like to move the motion that Shri Kodikunil Suresh, as a member of the House, to be chosen as the Speaker of the House. Srimati Kanimodi Karunanidhi. Sir, I second the motion moved by Supriya Suresh to choose Kodikunil Suresh as the Speaker of the House. Dr. Virendra Kumar to move the motion. Shri Joel Oram to second the motion. मेरा साथी वीरेंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूं। Professor S.P. Singh Baghel. That Shri Om Birla, the member of this House, be chosen as a Speaker of this House. Shri Pankaj Chaudhary to second the motion. महोदय, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी to move the motion. मैं प्रस्ताव करती हूँ कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कमलजीत शेरावत to second the motion. आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ। I now put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous.
I invite Sri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। Sri Kiren Rijiju. Honorable Speaker, sir, before the business could begin, I would like to thank Sri Bhartuhari Mehtab, who has discharged his duties as Speaker Pro Tem. He has completed entire proceedings of oath and affirmation very smoothly within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker Pro Tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honourable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव
हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज़्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफ़ी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, यह आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है।
आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ, तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20
भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है। लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ। और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह पे जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और एक खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी,
Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री अखिलेश यादव जी। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं।
आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी, एब्सेंट। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I congratulate you for your becoming second time Honorable Speaker of the House. Sir, my first entry in this Parliament was in 12th Lok Sabha. A long experience I gathered. And what is my impression, sir? That a house doesn't run properly if there is no leader of the opposition officially. But we are glad that now our country has got one leader of the opposition in the parliament. Sir, parliamentary democratic system upon which we are the firm believers, it depends upon the secularism, communal harmony, and unity of the country. Somewhere, sir, the floor of the House always depends that what would be the attitude of the Treasury bench. It is my firm belief, and so far parliamentary democratic process is concerned, sir, a House belongs to the opposition. This attitude is to be adopted by the ruling party itself. Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this country. Sir, it is not desirable, sir. Honorable Prime Minister has mentioned about the introduction and passing of so many bills in the House. We appreciate. But it has happened also only by introducing the bills, it has been passed without any discussion. Sir, I would humbly submit you that let some positive decisions be adopted, that bills be tabled, bills be discussed in a proper manner, and we from the opposition side assure you, sir, we will extend all sorts of cooperation by which the House can run properly and smoothly. Opposition now is in a better strength in this House. So to neglect the opposition should not be the attitude of the Treasury bench.
So I would request Honorable Prime Minister and the Treasury bench to come up, to cooperate, that the House runs smoothly and a country of 140 crores of people can actually get some guidance, some hopes that Parliament can contribute for the welfare of the country, for the benefit of the country, for the 140 crore people of this country. Sir, this should be our motto. We want to see that 18th Lok Sabha can run smoothly and can create a history that it has actually reached to its target by running smoothly for the interest of the nation, keeping secularism and communal harmony intact, and the Constitution should be remain upheld and its situation should not ever be allowed to be disturbed. Thank you, sir.